हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे ग्रोइंग शानदार बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर, जहां हम आपके साथ आरटी अकेडमी पर कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चारों कोर सब्जेक्ट्स के, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हम आपके साथ कर रहे हैं। क्लास 11 चल रही है, वेव चैप्टर चल रहा है। स्टैंडिंग वेव पर आज हम नजर डाल रहे हैं। वेव का मतलब तो चलना होता था, एनर्जी का ट्रेवल करना। ये स्टैंडिंग वेव क्या है? ऐसी वेव है जो खड़ी हुई है, रुकी हुई है, चल नहीं रही। जी हाँ, ये ऐसी वेव है जो प्रोपगेट नहीं करती, एनर्जी प्रोपगेट नहीं करती, बल्कि दो बाउंड्रीज के बीच में बाउंड हो जाती है। तो ये वेव कैसे हुई? हाँ, ये वेव नहीं होती, फिर भी हम इसे वेव कहते हैं। कारण ये है कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वेव्स सुपरपोज होती हैं तो उन सुपरपोजिशन से इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि इनका फॉर्मेशन वेव से हो रहा है और इस तरह के पैटर्न का डिजाइन जो बन के आएगा स्ट्रिंग में, एयर में या कहीं भी, वो वेव के जैसा ही होगा। इसलिए हम इसे वेव नाम देंगे। ऑल्दो प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, चलने वाली वेव नहीं है, एनर्जी बाउंडेड है। चलिए काम शुरू करें। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कंसीडर कि आपके पास कोई एक इंटरफेस है। इंटरफेस होने का मतलब है एक ऐसी रियल और इमेजिनरी बाउंड्री जिस बाउंड्री के बाद मीडियम चेंज हो जाए। ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2। तो हम यहां लिखते हैं बेटा मीडियम 1 और यहां लिखते हैं बेटा मीडियम 2। मीडियम बदल गया। अब वेव लाइट की हो, साउंड की हो या कैसी भी हो, कोई वेव अगर इंसिडेंट होती है किसी बाउंड्री या इंटरफेस पर, तो इसकी किस्मत तीन बातें हैं। वेव एनर्जी कैरी कर रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं पूरी तरह एब्जॉर्ब होती तो इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। तीन हिस्से होंगे। हमारा जो कंसर्न है वो है कि जब भी किसी बाउंड्री से वेव टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इस तरह। और वो I = R का लॉ लगेगा। हम किसी भी जनरल वेव की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन दो तरह की बाउंड्रीज से हो सकता है। एक जो बाउंड्री है उसे हम कहेंगे फ्री एंड। फ्री एंड क्या है समझना। लेट्स से कि हमारे पास ये बाउंड्री है और बाउंड्री में ऊपर जो मीडियम है वो बेटा डेंसर मीडियम है, जहां वेव की स्पीड कम है, और नीचे का जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, जहां वेव की स्पीड ज्यादा है। तो अगर डेंसर मीडियम से वेव आ रही है और रेयरर मीडियम से टकराकर वापस हो जा रही है, रेयरर में नहीं जा रही, डेंसर में वापस चली जा रही है, तो फिर हम कहेंगे ये जो बाउंड्री है ना, ये रेयरर बाउंड्री है। ये रेयरर बाउंड्री है और रेयरर बाउंड्री को ही हम नाम देंगे बेटा फ्री एंड। रेयरर बाउंड्री, फ्री एंड। अच्छा, इसी को एक और नाम देंगे बेटा ओपन एंड। ओपन एंड इस सेंस में कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से मूव कर सकते हैं, जितना एम्पलीट्यूड हम देना चाहें उतना एम्पलीट्यूड उनको मिल सकता है। इसकी बजाय एक बाउंड्री है क्लोज बाउंड्री। कैसी होती है क्लोज बाउंड्री? आओ देखें, क्लोज बाउंड्री की बातें करते हैं। मान लीजिए फिर से वही बात कि हमारे पास एक रेयरर मीडियम है जहाँ स्पीड ज्यादा है और एक बेटा डेंसर मीडियम है जहाँ स्पीड कम है। रेयरर मीडियम से वेव आती है और रेयरर में ही टकराकर चली जाती है, तो यही बाउंड्री कहलाएगी डेंसर बाउंड्री। समझिए दोनों का अंतर कि जब डेंसर मीडियम से टकराकर वेव वापस चली जाए तो डेंसर बाउंड्री, और रेयरर मीडियम से टकरा के चली जाए तो रेयरर बाउंड्री। इसे ही हम कहेंगे बेटा क्लोज्ड एंड और इसे ही हम कहेंगे बेटा रिजिड एंड। रिजिड एंड के जो पार्टिकल्स हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा 0 रहता है, और जो क्लोज्ड एंड के पार्टिकल्स हैं इनका एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उस वेव में या सो कॉल्ड वेव पैटर्न में अचीव किया जा सकता है, यहां पर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव किया जाएगा। दूसरी बात,
जब हम रिफ्लेक्शन कराते हैं फ्रॉम फ्री एंड एंड क्लोज्ड एंड, तो हम पाते हैं कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। ड्यू टू रिफ्लेक्शन कब नहीं आता? जब हम फ्री एंड से रिफ्लेक्ट कराते हैं वेव को। जब वेव फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो कोई फेज का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो वेव के फेज में पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, और हम कहेंगे ये सिर्फ इस वजह से है कि वेव डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज डिफरेंस। अब हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव्स। ध्यान दें, कोई वेव है, वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, और एक ऐसी ही वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हम ध्यान दें कि इनके ओमेगा हमने सेम ले रखे, के वेव नंबर सेम ले रखा है। ओमेगा सेम होने का सीधा तात्पर्य फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है, और के का मतलब लैम्डा से जुड़ता है, यानी हमने लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेव्स की बराबर ले रखी है। और अगर ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे से सुपरपोज करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये प्रोग्रेसिव वेव एक स्टैंडिंग वेव को जन्म देंगी। किस तरह देंगी उसका एक छोटा सा मैथमेटिक्स है, वो हम डेवलप करेंगे, परंतु दिमाग में रखें कि दो वेव्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर हो, तो वो एक स्टैंडिंग वेव को जन्म देंगी, यानी इनके सुपरपोजिशन से जो एनर्जी है वो ट्रेवल करना बंद करके दो बाउंड्रीज के बीच में बाउंड हो जाएगी और स्टैंडिंग वेव बनेगी। ठीक, अच्छी बात है। हम चर्चा करते हैं सुपरपोजिशन फ्रॉम क्लोज्ड एंड। उससे पहले सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल छोटा सा मैं लिख देता हूं आपके लिए, हालांकि हम पहले भी इस काम को कर चुके हैं, तो यहां छोटी सी चीज लिख देता हूं रिकॉल कराने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है उसे गौर से देखो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक वेव जब ये सुपरपोज होंगी, गौर से देखना, अब ये वेव आई ऐसे और फिर कोई दूसरी वेव आई कुछ इस तरह से, मान लेते हैं ऐसे, तो देखो इस पर्टिकुलर लाइन के पार्टिकल पे गौर करना। इस पार्टिकल को जो पिंक वाली लाइन है वो इतना नीचे ले जानी चाहती है, और येलो वाली जो लाइन है वो थोड़ा ज्यादा ऊपर ले जाना चाहती है। तो फिर ये जो पार्टिकल है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कंप्लीटली ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि जितना रेड वाली या पिंक वाली इसे नीचे खींचना चाहती थी और जितना येलो वाली इसे ऊपर खींचना चाहती है, इन दोनों का सम के बराबर ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे। यानी पार्टिकल में होने वाला जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वेव पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस कराना चाहती है और सेकंड वेव कितना डिस्प्लेस कराना चाहती है, उनका अलजेब्रिक सम। वेक्टर का थ्योरी तब इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वेव के डिस्प्लेसमेंट में साइन और कॉस के आर्गुमेंट्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो सम लिखा है ये एक्चुअली अलजेब्रिक सम है। दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट आया करता है। अब चर्चा करते हैं क्लोज्ड एंड से किस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ करता है और वहां की बातें। मान लीजिए कि एक वेव जनरेट हुई जो आगे की तरफ गई और हम सेम फ्रीक्वेंसी की वेव बनाने में बड़ी तकलीफ थी हमें, तो हमने एक बाउंड्री लगा दी, सामने क्लोज्ड एंड कर दिया, उस बाउंड्री से टकराकर एक वेव वापस भी आ रही है, और जब वापस आ रही है तो ये दोनों सुपरपोज करेंगी, कोई ना कोई स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। जो हमारी प्रोग्रेसिव जाती हुई वेव है उसको हम y1 बोले। y1 का फॉर्मूला बनाएंगे बेटा a sin ओमेगा टी माइनस kx, और जो आती हुई वेव है उसकी तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गई है, बदल गई है, और बदलने का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए kx के टर्म में बेटा प्लस लगा देंगे। और साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्लोज्ड एंड से आ रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर पाई का फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो a sin ओमेगा टी माइनस kx
और a sin ओमेगा t प्लस kx इसलिए कि उसकी डायरेक्शन बदल गई, और पाई का फेज डिफरेंस इसलिए क्योंकि वो क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इंपॉर्टेंट बात। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो y1 प्लस y2 होने वाला है। तो y1 क्या है, गौर से देखो, a sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 कितना है बेटा, वो भी है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। ये अब इसमें से a कॉमन ले लिया जाए, तो जब बेटा आप इसे कॉमन लोगे तो a कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो होगा sin ओमेगा t माइनस kx प्लस sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। आप देखो इसे आप थीटा सोचो, तो अंदर लिखा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो आप इसे माइनस साइन थीटा में बच्चा कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सबको कास्ट रूल याद होगा, सी ए एस टी 180 प्लस थीटा में से tan पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, इस वजह से इसको माइनस साइन कर लिया। अब देखिए गौर से, इसमें क्या करना है, इसको आप बनाइए c और इसे आप बनाइए d, और कहिए कि लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला है वो है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो वो फॉर्मूले का भी यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, देखो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 2 sin ठीक c प्लस d बाई 2, फिर लिखेंगे cos c माइनस d बाई 2। ये लिखिए 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब c क्या है और d क्या है वो तो हम जानते ही हैं, तो a बाहर रहने दो, 2 यहाँ लिखो और अंदर लाओ साइन। साइन के बाद देखो क्या लिख रहे हो, बहुत गौर से देखना बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर d क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। और फिर cos c माइनस डी बाई 2, तो अंदर आइए जरा क्या लिखा हुआ है, c का मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस d क्या है बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, और ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बेटा, यहाँ पर kx से kx कट रहा है, यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी कट रहा है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है a। अंदर देखोगे तो बचा है 2, फिर ये लिखा हुआ है बेटा साइन, और साइन के अंदर लिखा हुआ है 2 ओमेगा टी बाई 2, तो मेरे हिसाब से 2 से 2 भी कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइड बाय cos माइनस 2kx बाय 2, तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल होता है, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता है, तो माइनस साइन को वी कैन इग्नोर, तो हमारे पास आंसर आता है 2a sin ओमेगा t cos kx। मैं टाइम के फंक्शन को अलग कर लेता हूं और बाकी सब अलग कर लेता हूं, तो यहां लिखा हुआ है sin ओमेगा t। आप देखिए ये जो y नेट है ये x एंड t दोनों का फंक्शन है, लेकिन ax प्लस bt का फॉर्मेट नहीं है, इसमें x और t के कोफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में है, और क्योंकि मल्टीप्लाई में है ax प्लस bt नहीं है, इसलिए हम कहेंगे डजंट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये जो दो वेव्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज करें तो वो एक वेव नहीं बनाती, वो एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं बनाती। लेकिन इसी को देखना बेटा, मैं तुम्हें थोड़ा सा और दिखाता हूं, इसे हम लोग a बोलते हैं, a नॉट समथिंग, ठीक, तो मैं लिख रहा हूं इसको y नेट इक्वल टू a नॉट सम साइन ओमेगा टी। अरे सर ये तो एसएचएम की इक्वेशन अभी भी पढ़ के आए, इससे पहले वाला चैप्टर एसएचएम ही तो था। हाँ ये एसएचएम की इक्वेशन है, यानी पार्टिकल के ऑसिलेशन के बारे में बता रही है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है ए नॉट, वो एम्पलीट्यूड 2a cos kx बता रहा है। इसका मतलब दिस एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन लोकेशन।
डिपेंड्स ऑन लोकेशन। जो एम्पलीट्यूड है वो लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। लोकेशन का मतलब पार्टिकल किस जगह पर है। अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एम्पलीट्यूड, कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है। कॉस का फंक्शन है तो कॉमन सेंस है कि कुछ पार्टिकल्स दूर तक जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स पास तक आ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ पार्टिकल बहुत दूर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल बहुत पास रहे होंगे, तो कुछ पार्टिकल में मिनिमा मिलेगा, कुछ पार्टिकल का मैक्सिमम मिलेगा, इस तरह की चीज हो जाएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, समझ भी आता है, अच्छा लगा देखकर। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, कुछ खास नहीं, देखो 2a cos kx का फंक्शन है तो अच्छा भी लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, स्टैंडिंग वेव है, ध्यान रखें। इसी तरह से हमारे पास अगली जो कहानी बेटा आएगी वो अगली स्टोरी आएगी फ्रॉम ओपन एंड। हम ओपन एंड की बातें कर लेते हैं, ओपन एंड पे चर्चा करो। ओपन एंड क्या कहता है, ओपन एंड कहता है कि जाने वाली वेव जो y1 है वो a sin ओमेगा t माइनस kx है, और जो आने वाली वेव y2 है वो a sin ओमेगा t प्लस kx, ये बन गई वेव। ठीक, अब ये वेव है साहब, जब ये वेव है तो कॉमन सेंस है कि, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ कुछ गड़बड़ किया शायद इसमें साइन सी प्लस साइन डी की जगह साइन सी माइनस साइन डी की जगह साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, ये गड़बड़ किया। तो एक सेकंड, अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर साइन और कॉस को परिवर्तित कर दें, ये 2 कॉस होगा बेटा और ये चीज जो होगी वो साइन होगी बेटा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा कॉस और यहाँ लिखा जाएगा साइन, फॉर्मूला सेम होता है, बस साइन कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी में। इसी तरह बेटा यहाँ पर हमारे पास कॉस रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास साइन रहा होगा, मैंने ओपन एंड के हिसाब से काम कर दिया, तो यहाँ पे बन गया बेटा कॉस और यहाँ बन गया बेटा हमारे पास साइन। इसी प्रकार से यहाँ बन गया बेटा कॉस और यहाँ बन गया हमारे पास साइन। ठीक, इसी तरह से a साइन ओमेगा टी ना होकर के ये जो चीज है ये बन गई है a नॉट, ओमेगा टी में बन गया है कॉस और यहाँ बन गया है बेटा साइन। इसी तरह ये चीज जो इसको हम लोग, ये बन गया कॉस, ये तो बन गया कॉस ओमेगा टी, और जहां है कॉस के एक्स वहां बन गया साइन के एक्स, ये चीज बन गई। तो कुछ खास नहीं, ध्यान दो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, और साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने सी प्लस डी का वहां लिख दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर आ गया, और एरर सिर्फ इतना आया कि जहां जहां हमने साइन लिखा है वहां कॉस हो गया, जहां जहां कॉस लिखा था वहां साइन हो गया, तो हमने इंटरचेंज कर लिया। इसी को आगे हम दिखाते हैं आपको, 2 मिनट और चर्चा करते हैं। तुम देखो एम्पलीट्यूड के बारे में, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, 2a sin kx के बारे में चर्चा करो। 2a sin kx हमारा एम्पलीट्यूड है, तो चलो चर्चा करते हैं, आपको अच्छी चीजें दिखाता हूं इसमें। दिस एम्पलीट्यूड a नॉट इज नथिंग बट 2a sin kx। तो a नॉट मैक्सिमम कितना हो सकता है, हो सकता है 2a प्लस माइनस बेसिकली, और a नॉट मिनिमम कितना हो सकता है, तो तुम कहोगे 0। पर ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करेंगी, साइन के एक्स पे, जवाब है हाँ। तो आप इतना जानते हैं कि साइन की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या जितने भी पाइज हैं उन पर साइन थीटा जो है वो 0 होता है, 0 पर भी 0। तो जितना भी मिनिमा मिलेगा हम कहेंगे नोड्स की पोजीशन, मिनिमा को हम नाम देंगे नोड्स। तो नोड्स में जो मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होगी। और इसका मतलब ये होगा कि एक बात समझ आएगी कि यार ये तो n पाई बन गया, ठीक, थीटा बराबर क्या बन गया n पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 1
2 3 एंड सो ऑन होनी। तो नोट्स कब मिल रहे हैं? साइन का थीटा कौन है बेटा? kx है, और kx की जगह क्या लिखा गया बेटा? n पाई। क्लियर है मेरी बात? k की जगह क्या लिखोगे? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x इक्वल टू n पाई। पाई से पाई बेटा कैंसिल करोगे, x की जगह क्या आएगा? n इनटू लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल जहां जहां मिलेगा वहां वहां मुझे मिनिमास यानी नोड्स मिलेंगे जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो पार्टिकल अपनी लोकेशन से हिलेंगे ही नहीं। अच्छा, a max की चर्चा कर लेते हैं। a max बराबर प्लस माइनस 2 है, और ऐसा होने पे तुम्हें पता चलता है कि साइन kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 आनी चाहिए। साइन का ग्राफ अगर तुम विचार करो तो कुछ इस तरह का बनता है, 90 पे मिलेगा। देखो चार चार टुकड़े कर लेते हैं, तो पाई बाई 2 पर मिला, 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे मिला, 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 पे मिला, 7 पाई बाई 2 पे मिला, यानी कि मैक्सिमम तब मिलेगा जब kx की वैल्यू पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में आने वाली है। 2n-1 का ऑड मल्टीपल बना दिया हमने और पाई बाई 2 लिख दिया। इसी तरह से k की वैल्यू को हम लिख देते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 2n-1, पाई से पाई कैंसिल बेटा। तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है लैम्डा बाय 4 2n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और ऑड मल्टीपल बोला जा रहा है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन डाली जा सकती है। यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, और मैक्सिमा को हम लोग नाम दिया करते हैं एंटी नोड पोजीशन। नोड का मतलब जहां बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ना हो, और एंटी नोड का मतलब जहां इसका ठीक उल्टा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। तो दीज आर नोड्स एंड एंटी नोड्स। अब आप देखें कि नोड्स आपको किन किन लोकेशंस पर मिल रहे हैं। नोड्स बेटा जब आप ढूंढने जाओगे तो नोड्स की लोकेशन आपको मिलेगी कहां कहां, देखना बेटा, नोड्स की लोकेशन आपको मिलेगी n इक्वल टू 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर, यानी कॉर्नर हमेशा बंद रहेंगे। तो ये तो था ही, क्योंकि क्लोज एंड था तो बंद तो रहना ही है, हिलेगा ही नहीं। n की वैल्यू 1 रखो तो x की वैल्यू आएगी बेटा लैम्डा बाय 2, और n की वैल्यू बेटा 2 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा, और n की वैल्यू अगर तुमने रखी 3 तो x की वैल्यू आई 3 लैम्डा बाय 2। आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो डेल्टा x आएगा लैम्डा अपॉन 2। किसी भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो डेल्टा x आएगा लैम्डा अपॉन 2। यहां भी देखोगे तो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो लैम्डा अपॉन 2 आएगा। इसी की बजाय अगर हम एंटाई नोड्स की बात करने लग जाएं, एंटाई नोड्स क्या कहते हैं? n की वैल्यू को 1 रखो, n की वैल्यू को 1 रखोगे x की वैल्यू आएगी बेटा लैम्डा अपॉन 4, लेकिन n की वैल्यू को 2 रखने पर ये बन जाएगा बेटा x की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4। n की वैल्यू को 3 रखने पर 3 2 6 -1 दैट इज 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप किसी भी दो के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे एंटी नोड्स में तो इन दोनों को माइनस करिए तो आपको फिर से लैम्डा बाय 2 ही दिखाई देगा। इन दोनों को भी अगर आप माइनस करेंगे, डेल्टा x निकालेंगे तो वो भी लैम्डा बाय 2 ही निकलेगा, यानी नोड से नोड की दूरी लैम्डा बाय 2 और एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2। तो two consecutive nodes have difference lambda by 2 between them and two anti nodes also have lambda by 2 difference between them। लेकिन अगर आप पहले नोड और पहले एंटी नोड को देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 4 का रहेगा। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, देखिएगा, नोड से नोड की दूरी लैम्डा बाय 2, एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2, एंटी नोड से नोड की दूरी लैम्डा बाय 4। ये बिल्कुल रटा रटाया कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ना सिर्फ पता होना चाहिए, बिल्कुल तोता रटक याद होना चाहिए। तो इसे याद कर लीजिए। चलिए आगे काम करते हैं, ओपन एंड की बातें करते हैं। ओपन एंड देखिए क्या कहता है। ओपन एंड की कहानी वही पुरानी कि जो वाई नेट है बेटा वो कितना है, तो वाई नेट तो सर मिलेगा हमें y1 प्लस y2। तो जब ये मिलेगा y1 प्लस y2 तो क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस इनकी वैल्यूज डाल देंगे। a बेटा कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये रहा। और a तो बेटा ऐसे ही रहा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन सी
प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। आप देखें यहाँ पे kx से kx कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2a साइन ओमेगा टी कॉस kx। तो यहाँ पर इसे कर लेते हैं 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी, ये बेटा बन गया आपका y। अगेन इसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये बन गई है SHM की इक्वेशन। इट डजंट रिप्रेजेंट अ वेव, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, SHM की इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड ये पूरा टर्म लिखा हुआ है। तो y इक्वल टू सम a नॉट साइन ओमेगा टी, इट रिप्रेजेंट्स अ वेव जिसका एम्पलीट्यूड लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो y इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 2a और ये फंक्शन आ गया बेटा cos kx का। अब cos का फंक्शन है तो 0 पर मैक्सिमा देगा, यानी एंड्स पर मैक्सिमा मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा, ओपन एंड है, पार्टिकल मूव कर सकता है और मूव कर सकता है तो एंटी नोड मिलना ही है। मैथ्स और लॉजिक दोनों मैच करने चाहिए। हमने इसी तरह अपनी गलती पकड़ी थी। फिर से देखिए, अगर आप मैक्सिमा चाहते हैं तो मैक्सिमा चाहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कहें कि हम एंटी नोड चाहते हैं, और एंटी नोड का मतलब है कि a नॉट की वैल्यू प्लस माइनस 2a, दोनों तरफ प्लस की तरफ भी 2a और माइनस की तरफ भी 2a मिल सके। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों ही तरफ मिलेगा वैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos kx की वैल्यू सिर्फ प्लस 1 ना हो, प्लस माइनस 1 हो। ठीक है, प्लस माइनस 1। cos के ग्राफ पर अगर आप शक्ल पे गौर करेंगे तो cos का ग्राफ बेटा इस तरह चलेगा, आपको 0 पर मिलेगा, फिर आपको पाई पर मिलेगा, ठीक है ना, फिर आपको 2 पाई पर मिलेगा, फिर आपको 3 पाई पर मिलेगा, फिर आपको 4 पाई पर मिलेगा, फिर आपको 5 पाई पर। पाई के इंटरवल में आपको प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 मिलता रहेगा। यानी जो cos kx है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 तब होगी जब हमारे पास जो kx वैल्यू है ये पाई का इंटरवल मिले। ये पाई, ये 2 पाई, ये 0, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो देखो 90 डिग्री, 90 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो हर बार 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, यानी पाई पाई पे एक इंटरवल पे ऐसा हो रहा है। तो हम लिख देंगे बेटा कि n पाई, जहाँ पे n की जो शुरुआत है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन से होने वाली है। k की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x बराबर n पाई, और हम देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है n इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि जो हमारा मैक्सिमा है वो n लैम्डा बाई 2 पर आ रहा है। इससे पहले मिनिमा n लैम्डा बाई 2 पर आ रहा था। तो फ्री एंड और ओपन एंड में ठीक उल्टी कहानी हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम मिनिमा की बात करने लग जाएं तो मिनिमा का मतलब होगा कि हम नोड्स की बातें करने लग गए, और नोड्स की बातें करने का मतलब है कि a नॉट की वैल्यू मुझे 0 चाहिए, और 0 होने के लिए जो cos kx है उसे 0 होना पड़ेगा, और cos kx 0 कब होगा? पाई बाई 2 पर होगा। ठीक, 2 पाई बाई 2 हुआ, 3 पाई बाई 2 पर होगा, 5 पाई बाई 2 पर होगा, 7 पाई बाई 2 पर होगा। इसका मतलब जो kx है वो 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो मैक्सिमा की कंडीशन वहां थी, इंटरचेंज हो गई, या मिनिमा की बन गई। ये लिखा गया बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2। यहाँ का n वही पुरानी वाली बात है कि 1 से शुरू होना है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2n-1 इनटू लैम्डा बाय 4। दिस इज योर एंटीनोड्स। तो एंटीनोड और नोड की लोकेशन हमने फाइंड कर ली। अब देखें हमारे पास जो एंटीनोड्स हैं इसमें वो आ रहे हैं x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 पर, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 से शुरू हो रही है, और जो नोड्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 4 पर, यानी कि n की जो वैल्यू है 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये ओपन एंड है। इस ओपन एंड की कहानी क्या है बहुत गौर से सुनिए। इससे चाहे आप ऑर्गन पाइप को स्टोरी में समझें या आप इसे सिंपल स्ट्रिंग में समझें, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखें ये एंटीनोड मिलेगा इधर भी और यहां भी मिलेगा बेटा एंटीनोड, तो ऑसिलेशन इस तरह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, तो आपको लगेगा कि यहां फिर से एंटीनोड मिलना तय है। बस हो क्या रहा है
ये होगा। आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो आपको 2 नोड्स मिले और 3 एंटी नोड्स मिले। आप देखिएगा कि मैं जानबूझकर इसमें बहुत सारे नोड्स एंटी नोड्स बना देता हूँ, मोड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ा देता हूँ। अगला वीडियो हमारा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे ही रहेगा। तो दिस बिकम्स समथिंग लाइक दिस। अब आपको दिख रहा है कि ये रहा बेटा आपका एंटी नोड, ये रहा 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 आपका नोड, ये रहा आपका नोड, ये रहा आपका नोड, और नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है ये लैम्डा बाय 4 है। नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है ये लैम्डा बाय 4 है। लेकिन नोड या एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 है, ठीक है ना। तो नोड और नोड के बीच की दूरी भी कितनी है बेटा, लैम्डा बाय 2। ये सिस्टम बना लिया। इसी चीज को अगर हम पीछे देखना चाहें अपने इस क्लोज्ड एंड के डायग्राम में, तो क्लोज्ड एंड के डायग्राम में भी बेटा हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो देखो कैसे बना रहे हैं, गौर से देखना। क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड का मतलब कोने कोने में नोड ही मिल रहे हैं। तो आई एम ड्राइंग अ पिक्चर लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से। और आपको अब इसमें साफ दिखाई देगा कि कोने में नोड मिल रहा है, कोने में नोड मिल रहा है, क्योंकि भाई क्लोज एंड था। तो क्लोज एंड मतलब कोने वाले बंधे हुए हैं, पार्टिकल दौड़ ही नहीं सकता, तो नोड तो मिलना तय है। ये बेटा एंटी नोड है, 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 ये फिर से नोड है, ये फिर से नोड है, ये फिर से नोड है। अब आप इसमें बहुत गौर से देखेंगे तो नोड से नोड की दूरी तो आधा पल्स दिख रही है, यानी लैम्डा बाय 2 है। नोड से नोड की दूरी यानी लैम्डा बाय 2 है। एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी आप देखें लैम्डा बाय 2 है। लेकिन अगर आप नोड टू एंटी नोड जाएंगे, ये तो 1/4 पल्स है, यानी कि लैम्डा बाय 4 की दूरी। हम लोगों ने भी सॉल्व भी किया था मैथमेटिकली। इस तरह से हम स्टैंडिंग वेव की बेसिक डेरिवेशन जो पेपर में स्कूल एग्जाम्स में आके पूछी जाती हैं और श्योर शॉर्ट पूछी जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो हमने आज कंप्लीट किया स्टैंडिंग वेव की बेसिक डेरिवेशंस जो हमें करनी थी, और हम वो काम कर गए। आज कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर को। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स क्या होते हैं वो अगले लेक्चर का काम है। हम अगले लेक्चर में करेंगे कि प्रिंसिपल टोन क्या होती है, फंडामेंटल नोट क्या होता है, या इसके आगे की सब्सिडरी नोट्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, वो काम हम अगले टर्म पे करेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, किस तरह से लाउड साउंड सुनाई देती है, गिटार कैसे ट्यून करते हैं, सितार कैसे ट्यून करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आरटी अकेडमी को आप करिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसके बाद आपके लिए कुछ सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस लाएंगे, हाउ टू अप्रोच द एग्जामिनेशन। तो फॉलो करते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। टिल देन थैंक यू।